नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बेरूत की। एक शहर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर, लेकिन साथ ही अपने विरोधाभासों और एक जटिल इतिहास के लिए भी। बिल्कुल। और यहीं रहता है खलील, हम्म, एक नौजवान जिसके पिता रूढ़िवादी ईसाई हैं और माँ सुन्नी मुसलमान। हम्म, आज के बेरूत में जो काफी कॉस्मोपॉलिटन है, ये शायद उतनी अनोखी बात न हो। लेबनान है ही ऐसा देश, छोटे से इलाके में कितने अलग अलग समुदाय। हाँ, राजधानी बेरूत में तो सब साथ ही रहते हैं, काम करते हैं, उठते बैठते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसी साथ रहने के पीछे एक बहुत भयानक गृह युद्ध का साया भी है। हाँ, वो तो है, बहुत लंबा चला था वो। और उसी युद्ध में खलील के चाचा की जान भी गई थी। अच्छा। तो इसी भयानक युद्ध के बाद लेबनान में शांति लाने के लिए एक बहुत ही, कह सकते हैं, अनोखी राजनीतिक व्यवस्था बनाई गई। हाँ, ये सत्ता साझाकरण वाली व्यवस्था। हाँ, पावर शेयरिंग। हम्म, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां देश के जो बड़े पद हैं वो अलग अलग धार्मिक समुदायों के लिए पहले से ही तय कर दिए गए हैं। ताकि झगड़ा ना हो, सबको लगे कि हाँ, हमारा भी हिस्सा है। सही। तो आज हम इस व्यवस्था को थोड़ा करीब से देखेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो एनसीईआरटी की किताब में दिए गए एक उदाहरण पर आधारित है, जिसमें खलील की कहानी के जरिए इस पूरी प्रणाली को समझाया गया है। वो दृष्टांत काफी अच्छा है। हाँ, तो हम समझेंगे कि ये व्यवस्था आखिर है क्या, क्यों बनी, कैसे काम करती है, और खलील जैसे आज के नौजवान इसे क्यों बदलना चाहते हैं, जबकि पुरानी पीढ़ी, जिन्होंने वो सब देखा है। हाँ, जिन्होंने वो भुगता है, वो इसे शांति की गारंटी मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं कि ये व्यवस्था बनी कैसे। जब गृह युद्ध खत्म हुआ तो जाहिर है सब नेता बैठे होंगे। हाँ, बैठे। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई आगे ऐसा ना हो, क्या करें। तो क्या नियम बनाए गए, मतलब सत्ता कैसे बांटी गई? नियम बड़े साफ और तय थे। सबसे पहले देश का राष्ट्रपति वो हमेशा मैरोनाइट पंथ के कैथोलिक ईसाई समुदाय से होगा। हमेशा, मतलब फिक्स। हाँ, फिक्स। ये लेबनान का एक बहुत पुराना और प्रभावशाली ईसाई समुदाय है। फिर प्रधानमंत्री का पद वो गया सुन्नी मुस्लिम समुदाय के पास, अच्छा, जो कि एक बड़ा और राजनीतिक रूप से काफी एक्टिव मुस्लिम समुदाय है वहां। ठीक है। फिर उप प्रधानमंत्री का पद वो रूढ़िवादी ईसाई, मतलब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, उनके लिए तय हुआ। ये खलील के पिता वाला समुदाय। हाँ, बिल्कुल। और आखिर में संसद का अध्यक्ष यानी स्पीकर, वो पद शिया मुसलमान समुदाय के व्यक्ति को मिला। तो देश की 4 सबसे अहम पद 4 अलग-अलग समुदायों में बांट दिए गए। बिल्कुल। मैरोनाइट ईसाई, सुन्नी मुसलमान, रूढ़िवादी ईसाई और शिया मुसलमान। पर ऐसा क्यों? सिर्फ पद बांटने थे या कोई और वजह थी इसके पीछे? नहीं, वजह गहरी थी। जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ा मकसद था कि आगे झगड़ा ना हो। गृह युद्ध में दिखा दिया था कि अगर किसी एक ग्रुप को लगता है कि उसे सत्ता से बाहर रखा जा रहा है तो क्या हो सकता है। तो ये एक तरह से एक नाजुक संतुलन साधने की कोशिश थी। कोशिश ये कि हर बड़े समुदाय को लगे कि हाँ, सत्ता में हमारी भी हिस्सेदारी है, हमारी भी चलती है। इससे वो असुरक्षा की भावना कम हो। मतलब एक तरह का पॉलिटिकल इंश्योरेंस। हाँ, कह सकते हैं कि दोबारा वो त्रासदी ना हो। ये दिलचस्प है। अच्छा, क्या सिर्फ ये पदों का ही बंटवारा था इस समझौते में, या कुछ और भी शर्तें थीं? नहीं, और भी चीजें थी। कुछ शर्तें लेबनान के जो बाहरी रिश्ते हैं, रीजनल पॉलिटिक्स से, उससे जुड़ी थी। अच्छा, जैसे? जैसे ईसाई नेताओं ने माना कि वो आगे चल के फ्रांस से कोई खास प्रोटेक्शन या मदद नहीं मांगेंगे। आपको पता ही है, फ्रांस का काफी असर रहा है लेबनान पर। हाँ, ऐतिहासिक रूप से। और दूसरी तरफ मुस्लिम नेताओं ने माना कि वो पड़ोसी देश सीरिया के साथ लेबनान को मिलाने की, मतलब एकीकरण की मांग नहीं करेंगे। ओहो, ये भी एक बड़ा मुद्दा था उस समय। हाँ, बिल्कुल। तो ये शर्तें दिखाती हैं कि ये समझौता सिर्फ अंदर की बात नहीं थी, ये बाहरी ताकतों के असर को कम करने और लेबनान की अपनी एक अलग पहचान बनाए रखने की भी कोशिश थी। समझ गया, मतलब काफी सोच समझ कर बनाया गया था ये ढांचा। हाँ, उस वक्त की जरूरत के हिसाब से। लेकिन एक सवाल आता है मन में। हाँ। ये समझौता तो तब हुआ जब गृह युद्ध खत्म हुआ। उस समय की जो स्थितियां थीं, खासकर आबादी का जो हिसाब किताब था, और आज की स्थिति, उसमें तो फर्क आया होगा ना। बिल्कुल सही सवाल है, और यही ये मामला और पेचीदा हो जाता है। देखिए, जब ये समझौता हुआ तो मोटा मोटा माना जाता था कि लेबनान में ईसाई और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर है, 50-50 जैसा कुछ। अच्छा। और शायद इसी बराबरी के आधार पर ये सत्ता का बंटवारा हुआ था। लेकिन पिछले कुछ दशकों में डेमोग्राफिक्स यानी आबादी का गणित काफी बदल गया है। कैसे? आज के लेबनान में मुसलमान साफ तौर पर बहुमत में हैं, ईसाई आबादी उतनी नहीं रही सापेक्ष रूप से। तो फिर अगर आबादी का संतुलन बदल गया
तो सत्ता का संतुलन क्यों नहीं बदला? ये तो अजीब है। अजीब तो है, और यही वो तनाव है जो इस सिस्टम में अंदर ही अंदर चलता रहता है। तर्क तो यही कहता है कि जब आबादी बदल गई तो नियम भी बदलने चाहिए। हाँ, लोकतंत्र तो यही कहता है शायद। हाँ, पर ऐसा हुआ नहीं। आज भी ज्यादातर पार्टियां और समुदाय उसी पुराने समझौते का सम्मान करते हैं, उसे मानते हैं। लेकिन क्यों, जब पता है कि जमीनी हकीकत बदल चुकी है? शायद इसलिए कि स्थिरता और शांति बनाए रखने की जो इच्छा है, या कह लीजिए डर है, वो इतना ज्यादा है कि वो बाकी तर्कों पर भारी पड़ रहा है। डर? कैसा डर? डर कि अगर इस समझौते को छेड़ा तो कहीं पुराने जख्म न खुल जाएं, कहीं देश फिर से उसी रास्ते पर न चल पड़े। तो जानते हुए भी कि ये आज शायद परफेक्ट नहीं है, इसे बनाए रखा गया है। स्थिरता की कीमत पर। एक तरह से हाँ, और यहीं से खलील जैसे लोगों की कहानी, उनकी मुश्किल शुरू होती है। हाँ, खलील पे आते। हमने शुरू में बात की थी कि उसके माता पिता अलग अलग समुदायों से हैं, वो खुद को शायद सिर्फ लेबनानी मानता है। तो ये जो मौजूदा व्यवस्था है, ये उसके लिए क्या दिक्कत पैदा करती है? दिक्कत बहुत बड़ी है। कम से कम उसकी नज़र से देखें तो खलील, जैसा स्रोत बताते हैं, एक लोकप्रिय नौजवान है। हो सकता है उसमें लीडरशिप क्वालिटी हो, राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो। हाँ। लेकिन इस सिस्टम के तहत देश का सबसे बड़ा पद, राष्ट्रपति का पद, उसके लिए बंद है। दरवाजा ही बंद है। क्यों? क्योंकि वो पद सिर्फ मेरोनाइट ईसाई के लिए है। खलील के पिता रूढ़िवादी ईसाई हैं, माँ सुन्नी मुसलमान। वो इस खांचे में फिट नहीं होता, और शायद होना भी नहीं चाहता। हाँ, शायद वो चाहता है कि उसकी पहचान उसकी काबिलियत से हो, उसके धर्मीय समुदाय से नहीं। और ये सिस्टम उसे उसकी धार्मिक पहचान में बांध रहा है। तो वो क्या चाहता है? उसकी मुख्य आपत्ति क्या है इस सिस्टम से? उसकी सोच बड़ी सीधी है, आज के जमाने की। वो पूछता है, जैसा स्रोत में लिखा है, कि भाई लिबनान बाकी दुनिया के नॉर्मल लोकतंत्र जैसा क्यों नहीं बन सकता? नॉर्मल लोकतंत्र से उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है बस चुनाव कराओ, सबको लड़ने दो, जिससे सबसे ज्यादा वोट मिले वो राष्ट्रपति बने, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, जैसे दुनिया में होता है। हमारे यहाँ क्यों नहीं? ये तो बड़ा वाजिब सवाल लगता है। वाजिब है, और यहीं पर वो टकराव साफ दिखता है। एक तरफ है आधुनिक सोच, व्यक्तिगत अधिकार, योग्यता, धर्म से परे पहचान, और दूसरी तरफ है वो व्यवस्था जो सामूहिक पहचान और इतिहास के डर पर बनी है। खलील को लगता है ये अन्याय है। बिल्कुल, उसे लगता है ये सिस्टम उसे रोक रहा है सिर्फ इसलिए कि उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय से हैं, या वो खुद को किसी एक से नहीं जोड़ता। अगर हम खलील के नजरिए से देखें तो ये बात सिर्फ उसकी नहीं है ना, ये शायद एक पूरी पीढ़ी की सोच हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। ये उन युवाओं की आवाज हो सकती है जो गृह युद्ध के साए से निकलकर एक अलग किस्म का भविष्य चाहते हैं, जहां धर्म या समुदाय आपकी पहचान या आपके अवसरों को तय न करे। और ये बात तो जो सामान्य लोकतांत्रिक सिद्धांत है, उनके काफी करीब लगती है, जैसे बराबरी का मौका, धर्म के आधार पर भेदभाव न होना। हाँ, बिल्कुल। एक व्यक्ति एक वोट का जो सिद्धांत है, या योग्यता को महत्व देना, उस लिहाज से खलील की बात एकदम सही है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? अगर बात सही है तो उसे मान क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं बदल देते सिस्टम को? दिक्कत है लेबनान के अपने खास हालात में। खलील का तर्क थ्योरी में बहुत मजबूत है, पर वो जमीनी हकीकत से टकराता है जिसमें ये सिस्टम बना था। और ये एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल खड़ा करता है, क्या व्यक्तिगत अधिकार हमेशा सामूहिक सुरक्षा से ऊपर रखे जा सकते हैं? खासकर ऐसे समाज में जहां इतना बंटवारा और हिंसा हुई हो। हाँ, जहां समुदायों के बीच गहरा अविश्वास रहा हो। क्या नॉर्मल लोकतंत्र का एक ही मॉडल हर जगह फिट हो सकता है? यहीं पर हमें सिक्के का दूसरा पहलू देखना होगा। यानी वो लोग जिन्होंने गृह युद्ध देखा है, बुजुर्ग। हाँ, वो बुजुर्ग जिनका जिक्र स्रोत में है। खलील की सोच से बिल्कुल उलट, वो इस सिस्टम को बदलने के सख्त खिलाफ हैं। उनका क्या तर्क है? वे क्यों नहीं बदलना चाहते? उनका तर्क सीधा उनके अनुभव से आता है और डर से। ये वो लोग हैं जिन्होंने वो सब अपनी आंखों से देखा है, खून खराबा, घर उजड़ना, अपनों को खोना। वो यादें। हाँ, वो सिर्फ इतिहास नहीं, उनकी अपनी जिंदगी है। तो उनका कहना है, भाई ये जो सिस्टम है, जैसा भी है, इसमें खामियां होंगी, पर यही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। अच्छा, सबसे अच्छी गारंटी उनके नजरिए से। हाँ, उन्हें लगता है कि इसे बदला तो पुराने झगड़े फिर शुरू हो जाएंगे, देश फिर से उसी आग में जलने लगेगा। तो उनके लिए शांति सबसे कीमती है, किसी भी आइडियल सिस्टम से ज्यादा। तो इनके डर को हम सिर्फ डर कहकर खारिज नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके पीछे एक वजन है, अनुभव का वजन। देखिए, जिन समाजों में बड़े पैमाने पर ऐसी हिंसा होती है ना, वहां अक्सर स्थिरता, सिक्योरिटी
ये सबसे बड़ी चीज बन जाती है। लोग आदर्श लोकतंत्र के कुछ उसूलों से समझौता करने को तैयार हो जाते हैं अगर उन्हें लगता है कि इससे शांति बनी रहेगी, लड़ाई नहीं होगी। इसे शायद नेगेटिव पीस कहते हैं, मतलब युद्ध ना होना। हाँ बिल्कुल। यानी एक्टिव लड़ाई का ना होना, भले ही अंदरूनी मुद्दे अनसुलझे रहें। ये सत्ता साझाकरण व्यवस्था भले ही लोकतांत्रिक ना लगे, ये एक तरह का जरूरी समझौता है। कई मामलों में हाँ, संघर्ष के बाद शांति अक्सर बड़ी नाजुक होती है। तो ये पावर शेयरिंग सिस्टम भले ही परफेक्ट ना हो, वो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का टूल बन जाते हैं। कैसे? वो अलग अलग ग्रुप्स को ये भरोसा देते हैं कि उन्हें सिस्टम से पूरी तरह बाहर नहीं फेंका जाएगा, सत्ता में उनका एक तय हिस्सा होगा। इससे वो सब कुछ खो देने वाला डर कम होता है जो अक्सर हिंसा भड़काता है। मतलब ये सत्ता की लड़ाई को नियमों में बांधने की कोशिश है। हाँ, एक तरह से। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये क्या दिखाता है? स्थिरता बनाम लोकतांत्रिक विकास। हाँ, ये वही क्लासिक दुविधा है कि आप क्या चुनते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो शायद पूरी तरह जस्ट ना हो पर जिसने शांति दी हो, या फिर आप एक आदर्श सिस्टम के लिए वो शांति दांव पर लगाने को तैयार हैं। मुश्किल चुनाव है। बहुत मुश्किल। और लेबनान जैसे कई देश इसी कश्मकश से गुजरते हैं। और जैसा हमने पहले कहा, आबादी बदल गई, मुसलमान बहुमत में आ गए, फिर भी समझौता चल रहा है। ये बात ही दिखाती है कि लेबनान में बहुत लोग स्थिरता को कितना ज्यादा महत्व देते हैं, भले ही इसके लिए कुछ लोकतांत्रिक आदर्शों की कीमत चुकानी पड़े। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? हमने खलील की कहानी देखी, सिस्टम को समझा, बुजुर्गों का डर भी जाना। क्या मतलब निकालें इसका? मतलब ये है कि जिन देशों में गहरे बंटवारे रहे हैं, उन्हें उबरने के लिए अक्सर बहुत मुश्किल और कभी-कभी दर्दनाक रास्ते चुनने पड़ते हैं। लेबनान की कहानी यही दिखाती है। एक तरफ खलील और नई पीढ़ी की उम्मीदें। हाँ, जो एक मॉडर्न, मेरिट बेस्ड, सेक्युलर शायद लोकतंत्र चाहते हैं, जो अतीत से आगे बढ़ना चाहते हैं। और दूसरी तरफ पुरानी पीढ़ी का डर। हाँ, जिनके लिए गृह युद्ध की यादें हकीकत हैं और जो किसी भी कीमत पर शांति बनाए रखना चाहते हैं, भले ही मौजूदा सिस्टम कुछ लोगों को अन्यायपूर्ण लगे। तो क्या ये सिस्टम हमेशा ऐसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं? कहना मुश्किल है, पर ये याद रखना जरूरी है कि ये सिस्टम यूं ही नहीं बन गया। ये लेबनान के अपने खास हिंसक इतिहास का एक खास समाधान था। उस समय शायद यही सबसे प्रैक्टिकल लगा हो। एक तरह का ट्रेड ऑफ। बिल्कुल, एक सौदा। स्थिरता के बदले लोकतांत्रिक लचीलेपन का सौदा। हर समाधान की अपनी कीमत होती है और ऐसे पावर शेयरिंग मॉडल दुनिया में कई जगह हैं और सब पर बहस होती रहती है। और अब जब हम अपनी इस चर्चा के आखिर में आ रहे हैं, एक सवाल और दिमाग में आता है। ये सीधे तौर पर स्रोत में नहीं है, पर जो हमने बात की उससे जुड़ा है। पूछिए। हमने कहा कि समझौता तब हुआ जब आबादी लगभग बराबर थी। अब मुसलमान बहुमत में हैं। अभी तो ये डर या जरूरत की वजह से चल रहा है, लेकिन भविष्य में ये बदलता हुआ डेमोग्राफिक बैलेंस और सत्ता का ये फिक्स्ड बंटवारा, ये तनाव हमेशा दबा रहेगा या आगे चलकर ये किसी और रूप में सामने आ सकता है? ये बहुत अहम सवाल है और शायद यही लेबनान के भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती भी है। क्या ये सिस्टम वक्त के साथ बदल पाएगा या फिर ये अंदरूनी तनाव बढ़ता जाएगा? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद लेबनान को भी सोचना होगा और हम सबको भी, जो ऐसे जटिल समाजों को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।